नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। लोकसभा चुनाव 2024 का अंतिम चरण शनिवार को संपन्न हो जाएगा। इस पूरे चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का रहा। मुद्दे कई और भी हैं, लेकिन ये बेरोजगारी और महंगाई ने हर वर्ग को परेशान किया। देश में बेरोजगारी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सीएमआईए के उपभोक्ता पिरामिड घरेलू सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर मार्च 2024 में 7.4% से बढ़कर अप्रैल 2024 में 8.1% हो गई। सबसे तेज गति से बढ़ने के बावजूद अर्थव्यवस्था अपनी बड़ी और विस्तारित युवा आबादी के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करने में विफल रही है, जो अगली सरकार चुनने के लिए नागरिकों के बीच एक प्रमुख मुद्दा है। भारत में बेरोजगारी की दर 8.1% है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर इसके मूल कारण क्या हैं। और कोई भी सरकार हो, चुनाव में इन मुद्दों के साथ आती है और चुनाव के बाद जैसे सब भूल जाते हैं। हाल ही में लोकसभा के इस रण में बेरोजगारी, महंगाई, महिला, किसान और जातिगत जनगणना महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। वहीं इंडिया गठबंधन ने तो 30 लाख नौकरी का वादा भी किया, लेकिन इन सब चीजों का, इन बातों का इंप्लीमेंट कितना और कब होगा, ये एक बड़ा सवाल है। आज जनता मांगे जवाब में बेरोजगारी से जुड़े हर पहलू पर करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बेरोजगारी देश का वो मुद्दा है जो हर इलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसका हल निकलना मुश्किल सा हो गया है। बेरोजगारी को लेकर हजारों प्रदर्शन देखे गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। बेरोजगारी के कारणों पर नजर डालें तो अधिक जनसंख्या, निम्न कौशल स्तर, नियोजन की विफलता, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, धीमी आर्थिक वृद्धि विकास और पूंजी की कमी है। बेरोजगारी गंभीर मुद्दा है। श्रमिकों को वित्तीय कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसका प्रभाव परिवारों, रिश्तों और समुदायों पर पड़ता है। जब ऐसा होता है तो उपभोक्ता खर्च, जो अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख चालकों में से एक है, कम हो जाता है, जिससे ध्यान न दिए जाने पर मंदी या यहाँ तक कि अवसाद भी हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था नए शिक्षित युवा श्रम बल में प्रवेश करने वालों के लिए गैर कृषि क्षेत्रों में पर्याप्त पारिश्रमिक नौकरियां पैदा करने में सक्षम नहीं है, जो उच्च और बढ़ती बेरोजगारी दर में परिलक्षित होता है। इन सबसे इधर यूपी और बिहार में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। देश के पिछले 5 सालों के पेपर लीक का रिकॉर्ड देखें तो लगभग 15 राज्यों की कम से कम 45 सरकारी भर्ती परीक्षाओं का पेपर लीक हुआ है। इससे उन सभी 1.4 करोड़ अभ्यर्थियों पर बुरा असर पड़ा है, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। पेपर लीक की घटना यूपी, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में भी हुई। पेपर लीक की घटनाएं केंद्र और कई राज्यों में कानून बनने के बाद भी जारी हैं। पेपर लीक की समस्या को देखते हुए कई सरकारों ने भर्ती एग्जाम ही कराना बंद कर दिया है। राजनीतिक दलों ने इस चुनाव में बेरोजगारी को प्रमुख मुद्दा बनाया और इस चुनाव में कई बातें कही गईं। नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, समान नागरिक संहिता लागू करवानी है, राम मंदिर जैसे हर मंदिर का गौरव लौटाना है, पाक चीन को तगड़ा जवाब देना है। वहीं एंटी इनकम्बेंसी से जुड़े 5 मुद्दे भी रखे गए थे। बढ़ती बेरोजगारी दूर कराना है, महंगाई से बुरा हाल है, निजात चाहिए, सरकार बदलनी है वरना लोकतंत्र को खतरा होगा, किसानों पर हो रहा अन्याय खत्म करना है, आर्थिक असमानता दूर करना। यूपी में सालों से लटकी सरकारी भर्तियां और पेपर लीक हताश बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। अग्निवीर योजना ने भी 4 साल का लॉलीपॉप देकर एक सहानुभूति लेने की कोशिश की, लेकिन 4 साल बाद का कोई रोड मैप युवाओं के लिए नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में युवाओं के लिए बेरोजगारी बड़ी समस्या बन चुकी है। सरकारी नौकरियों का सपना रखने वाले नौजवानों का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं का लंबा इंतजार, फिर पेपर लीक की समस्या, तो कभी बड़े स्तर पर धांधली के चलते परीक्षाओं का रद्द हो जाना राज्य में अब सामान्य हो गया है। यूपी में सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन सरकारी नौकरी में धांधली और पेपर लीक के मामले नहीं। अब युवाओं का कहना है कि पेपर निरस्त होने के बाद परीक्षाएं आयोजित ही नहीं होती हैं, भर्तियां तक निकलनी बंद हो गई हैं। लेकिन सरकार ये मानना नहीं चाहती कि बेरोजगारी कोई समस्या है। उधर बिहार के भी कमोबेश यही हाल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन के बाद बिहार को देश भर में 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। एक समय में बिहार की प्रति व्यक्ति आय पूरे देश में दूसरे स्थान पर थी, लेकिन इसके बाद न जाने क्या हुआ, न जाने बिहार को किसकी नजर लग गई।
उद्योग लगना बंद हो गया। कृषि, पशुपालन, सामुदायिक विकास, परिवहन, संचार आदि की तुलनात्मक वृद्धि पर ग्रहण लग गया। रोजगार के लिए बिहार के बाशिंदे देश के कोने-कोने में पलायन करने लगे। बेरोजगारी से बिहार की पहचान होने लगी। पलायन बिहार की नियति ही बन गया। सस्ता श्रम बेचने को बिहारी मजदूर मजबूर हो गए। शिक्षा का निम्न स्तर, परंपरागत शिक्षा, तकनीकी ज्ञान का अभाव, कृषि का मौसम स्वरूप, अतिरिक्त रोजगार अवसरों के सृजन का अभाव, औद्योगिक उत्पादन में निरंतरता की कमी, स्वरोजगार के साधनों का अभाव, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, पूंजी का अभाव और पलायन इस श्रृंखला के अंश हैं। बिहार में बेरोजगारी का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जो आज भी कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या आगामी सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर वो कदम उठा पाएगी जिसकी दरकार युवाओं को सबसे ज्यादा है, या फिर ये मुद्दा जस का तस बना रहेगा? स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। बेरोजगारी एक ऐसा मुद्दा, निश्चित तौर पर एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम हमेशा सुनते, समझते, देखते आए हैं, लेकिन क्या उसका कभी हल निकल पाया, और क्यों हल नहीं निकल पाया, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। और क्यों ये बेरोजगारी है, उसके मूल कारण क्या हैं, कैसे दूर हो सकती है, इस पर कोई बात क्यों नहीं करता? ठीक है, कोई बात आई, उसके कई सारे पहलू है। देखिए, शिक्षा यदि एक हम कह लें कि एक शिक्षा प्रणाली इसके पीछे है, तो उसको हम जोड़ सकते हैं पेपर लीक से। क्यों ये तमाम घटनाएं होती रही हैं, इन चीज़ों से किसका नुकसान हुआ? निश्चित तौर पर जिन युवाओं का भविष्य गर्त में जा रहा है, उसके लिए कोई नहीं सुनता। और अब पेपर लीक के पहलू पर भी यदि मैं चले जाऊं, तो इसके पीछे के भी बहुत पहलू हैं। देखिए, ऐसे ही लीक कोई चीज नहीं हो जाती है कि कोई पेपर लीक हो गया। पूरी एक सीढ़ी दर सीढ़ी चले जाइए, उसमें भी एक साठ गांठ है। लेकिन आप किसी युवा के भविष्य के से खिलवाड़ क्यों करते हैं, और इस तरह की घटनाओं को क्यों करने की जरूरत है? सारे प्रयास, सारी कोशिशें हो गई, इतनी सरकारें आई हैं, लेकिन ये मुद्दा जस का तस बना हुआ है। इसी पर चर्चा पर भी आगे बढ़ेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुरेश गर्ग हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए राय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। राय सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए दारा सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। दारा सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखने के लिए संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक आज हमारे साथ इस चर्चा में दो विश्लेषक हैं, कुमार राकेश जी और भूपेंद्र सुल्लेरे जी, आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं। आरपी श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले सुरेश गर्ग जी आपसे। मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है। सुरेश, ये बेरोजगारी मुझे लगता है कब से चली आ रही है, चलती ही चली जा रही है, रफ्तार से चली जा रही है। क्यों रोक नहीं पा रहे? पिछले 5 साल के आंकड़ों को भी उठा के देखें तो मुझे लगता है बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां बेरोजगारी है, लेकिन यूपी और बिहार एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि पेपर लीक जैसी जो घटनाएं हैं, निश्चित तौर पर एक जो डेटा आज हमने रखा, करोड़ों की तादाद में जो एक सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं युवा, उनके भविष्य के साथ बड़ा खिलवाड़ है। तो ये जो बेरोजगारी है, इसको कैसे मिटाएंगे, कैसे दूर करेंगे? जिम्मेदार वाला ये प्रश्न आपसे सबसे पहले इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है। देखिए, निश्चित रूप से राखी जी, आपने कहा बेरोजगारी दर जो अप्रैल की आई है वो 8.1% आई है और मार्च के महीने के अंदर कम थी। लेकिन मैं एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि 2014 से पहले अगर आप ईपीएफ अकाउंट को देते हैं, ईपीएफ अकाउंट उन लोगों के खुलते हैं जिनको रोजगार मिलता है। 2014 से पहले ईपीएफ अकाउंट लगभग 8.5 करोड़ के लगभग हुआ करते थे, और आज की तारीख में ईपीएफ अकाउंट है करीबन 28 करोड़ के लगभग। 28 करोड़ का लेंगे, यानी कि नए रोजगार करीबन 20 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। ये आपका ईपीएफ अकाउंट जो है वो बता रहा है कि 20 करोड़ नए लोगों को रोजगार मिला पिछले 10 साल के अंदर। इसी तरीके से मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने किस तरह से रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं। हमने 47 करोड़ मुद्रा लोन बांटे। 47 करोड़ मुद्रा लोन बांटने का मतलब है कि एक व्यक्ति को भी अगर रोजगार मिलता तो 47 करोड़ लोगों को रोजगार मिला होगा, निश्चित रूप से मिला होगा। तो मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल से जिस तरह से डेवलपमेंट के काम किए, जिस तरह से विकास के काम किए, उस तरह से निरंतर लोगों को रोजगार के अवसर मिले। अगर आप 2014 के कंपैरिजन में अगर करेंगे तो ये जो 14 से 24 का कार्यकाल है, वो 2014 के पहले का जो 2004 से 14 का कार्यकाल है उससे बेहतर कार्यकाल रहा है। उसके अंदर बेरोजगारी दर हमेशा 10% से ऊपर हुआ करती थी, लेकिन हमने हमारे कार्यकाल के अंदर पूरा कंट्रोल किया है, और आने वाला जो हमारी नई सरकार आ रही है तब उसमें भी और बेहतर हम उपाय करेंगे। अब क्या होता है कि ये आंकड़े
किस तरह से एनालिसिस होते हैं, सीएमआई का आंकड़े बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जो तथ्यों के बारे में बोल रहा हूँ, एक तो ईपीएफ अकाउंट बोल रहा हूँ और एक मुद्रा लोन की बात कर रहा हूँ। दूसरा, हमने हर व्यक्ति को, जैसे आज 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो राखी जी 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उनको कहीं न कहीं रोजगार के अवसर या उनकी इनकम बड़ी होगी, तब जाके वो 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। तो इस तरह से बहुत सारी योजनाएं चलाई है। अगर आज हमने रेलवे में डेवलपमेंट किया तो उसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर किया तो उसमें रोजगार के अवसर मिले, डिफेंस के अंदर अगर आप आत्मनिर्भर बने तो उसमें भी रोजगार के अवसर मिले। नहीं तो वो आंकड़े एक मिनट, जो रोजगार मिले हैं सुरेशी, ये जो परसेंट आता है उसमें क्यों नहीं आ रहा है? वो भी तो पूरा कैलकुलेशन बैठता ही होगा ना। जो एक सीएमआई के जो डाटा का परसेंटेज है वो एक अलग चीज है, लेकिन मैं एक ये बता रहा हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में किस तरह से हमने रोजगार दिया है। जो एक लोकसभा का एक प्रतिशत बना हुआ ना कि साहब 2 करोड़ लोग रोजगार प्रतिवर्ष की जो बातें करते थे, तो मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 2 करोड़ प्रतिवर्ष का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि 20 करोड़ नए ईपीएफ अकाउंट खुल रहे हैं। और वो बच्चे जो सरकारी नौकरी की प्रिपरेशन करते हैं, वो बच्चे जो सड़कों पर हैं, वो बच्चे जो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, जिनकी मेहनत पूरी खराब हो जाती है, उसके लिए इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ। हर राज्य के अंदर पेपर लीक की घटनाएं बहुत हुई है। जैसे हमारे राजस्थान के अंदर जो अभी भजनलाल जी की सरकार है, उससे पहले जितने भी पेपर हुए थे, जितने भी पेपर एग्जाम हुए थे, कि पूरे के पूरे 17 से 17 पूरे पेपर एग्जामों के पेपर लीक हुए थे, और पेपर लीक की वजह से भी लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया था। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में हमने उसमें बहुत सख्ती की है। एसआई भर्ती घोटाला एक 2021 का यहाँ हुआ था, उसके अंदर भी हमने सख्ती की है। दर परत जो घोटाले हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने रिश्तेदारों को भर्ती किया, उन सबको हम निकाले जा रहे हैं और उसमें कानूनी कार्रवाई करते जा रहे हैं। जो भी इसके सरगना पीछे सर, उत्तर प्रदेश में 2014 में सबसे पहले एक घोटाला हुआ पेपर लीक वाला। 14 में तो मोदी जी की सरकार थी। और मैं ये देखिए, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक मिनट मेरी बात को पहले पूरा हो जाने दीजिए। एक मिनट रुकिए। देखिए, मकसद मेरा ये नहीं है, मैंने पहले ही कहा, आपसे सवाल ज्यादा इसलिए क्योंकि सरकार आपकी है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जो घटना आई है या ये जो आंकड़े आए हैं, जिम्मेदारी आपकी बनती है। आपने कहा इतने रोजगार दिए, इतने रोजगार दिए, इतने रोजगार दिए, फिर भी बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा हर बार हर चुनाव में हो जाता है, क्यों? देखिए, बेरोजगारी मुद्दा तो चुनाव में, देखिए हम डेवलपमेंट के नाम से वोट मांगे, हमने 2014 से 2024 के बीच में जो डेवलपमेंट हुआ है उसके नाम से हमने चुनाव में गए। और डेवलपमेंट को अगर आप राखी जी देखेंगे, अगर 2004 से 14 के बीच का और 14 से 24 के बीच का डेवलपमेंट देखेंगे तो पता लग जाएगा कि 10वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं अर्थव्यवस्था आना, डिफेंस में आत्मनिर्भर होना, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जहां 2 हुआ करती थी वहां 200 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हुई है। रेलवे के अंदर अब वंदे भारत ट्रेनें चलाना, आपके रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं बड़े बड़े 8-8, 10-10 लेन के, तो वो देखिए, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर बनना। और सुरेश जी, मैंने फिर कहा, मैं सारी बातों को समझ रही हूँ, लेकिन जो सड़कों पर युवा हैं, जो पलायन कर रहे हैं, जो अपने राज्य को छोड़ के जा रहे हैं, जो परेशान हो गए हैं, कई तो सुसाइड कर लेते हैं, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। उनके लिए कौन सोचेगा? बड़े बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट से या इंफ्रास्ट्रक्चर से उनको क्या मिला? ये जो घटनाएं हुई, कहीं ना कहीं भविष्य बर्बाद हुआ युवाओं का। कि केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरी, जितने भी एग्जाम है, उसके अंदर पेपर लीक के मामले नगण्य के बराबर होते हैं। लेकिन राज्य सरकार की अगर एग्जाम होती है उसमें पेपर लीक बहुत ज्यादा होते हैं, तो उसमें राज्य सरकार का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है, राज्य सरकार को भी देखने वाली बात होती है। सर, ज्यादातर जगह तो डबल इंजन की सरकार है। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, जहां तक कानून की बात है, कानून में और ज्यादा सख्तता बरतनी पड़ेगी, तब जाकर के ये पेपर लीक के जो माफिया हैं, जो इधर उधर घूम रहे हैं, उनके ऊपर सर कानून में सख्ती तो बाद में होगी। कितने सारे नियम कानून बने, उसके बाद भी ये घटनाएं नहीं रुकी। और जिनकी लिप्तता होती है ना, जिनका पैसे का लेन देन चलता है, जिनको भ्रष्टाचार करना है, भ्रष्टाचार भी बड़ा मुद्दा था, तो जब वही खत्म नहीं होगा तो पेपर लीक कहां से खत्म होगा? और जब पेपर लीक खत्म नहीं होगा तो युवाओं का भविष्य भी बर्बाद होगा। खैर, ठीक है, मैं सवाल करती चली जाऊंगी। सर, मेरे पास बहुत सारे हैं, मैं भी युवाओं में से एक हूं ना, तो मेरे पास बहुत सारा दर्द है उनका, तो ऐसा ना हो कि पूरी चर्चा आपके साथ निकल जाए। बाकी मेहमान है, मैं वापस आती हूँ। राय सिंह जी, आवाज पहुंच रही है? जी राकेश जी। राय सिंह जी, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उन्हीं की जिम्मेदारी है। मुझे लगता है ठीक है, एक
क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी, राहुल गांधी ने भी 30 लाख नौकरी देने का वादा किया। अच्छा लगा कुछ आया, और उस वक्त कहा भी जा रहा था कि एक खतरे की घंटी है ये एनडीए के लिए कहीं ना कहीं, कि इस तरह की आप चीजें लेकर आए हैं कि यदि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो नौकरी देंगे। अच्छा लगा सुन के, लेकिन इसको कैसे दे पाएंगे? और बड़ी महत्वपूर्ण बात कि जो घटनाएं हुई हैं या जो पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं, हमें उनको भी देखना पड़ेगा। यहां कानून में सख्ती की बात हो रही है, सब कुछ बनने के बावजूद तो वो ढर्रा चल रहा है। राखी जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद, लेकिन थोड़ा देर हो गई है। पूरी चुनावी प्रक्रिया, लगभग 1.5 महीने की चुनावी प्रक्रिया में आज आपने जो चुनाव के अंतिम दिन इस प्रकार का रोजगार का मुद्दा उठाया, राय सिंह जी, सबके लिए राय सिंह जी, आप मेरे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं सर। 1.5 महीने से मेरी चर्चा में आप कभी नहीं जुड़े, शायद आप मेरे नए मेहमान हैं आज की चर्चा में, लेकिन हम ऐसे मुद्दों को लेते चले हैं, तो प्लीज ये मत बोलिए कि हमने देर कर दी। ठीक है। दूसरी बात, जहां तक बात है आधारभूत ढांचे को मजबूत करने की, उसके पीछे राष्ट्र की राजनीति, व्यवस्था, विचारधारा और नेतृत्व की बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। आप देखिए 1947 में जब भारत आजाद हुआ था, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए आईआईटी, आईआईएम और दर्जनों ऐसे संस्थान देश में पैदा किए कि ताकि हमारा देश आगे बढ़े, रोजगार के अवसर पैदा। मैं अपने मित्र भाजपा के जो हमारे प्रवक्ता साथी है बात कर रहे थे, 2014 से पहले की बात कर रहे हैं। अरे आप वो 70 साल के भारत के नवनिर्माण में जो पैदा हुए रोजगार है, जो पैदा हुए संस्थान है, वो इन 10 वर्षों में किस प्रकार बेचे गए, वो आपके सामने उदाहरण है। कोई नया आईएम, हमारे देश के प्रधानमंत्री इतना सफेद झूठ बोल देते हैं कि वो दुनिया के देशों में जाकर कह देते हैं कि भारत में इस दिन एक नई यूनिवर्सिटी बन रही है। कहां बनी है उसका भी आंकड़ा आपके पास। रही बात रोजगार में आप जो बात कर रहे हैं, देखिए छोटी छोटी बातों को लेकर 10 वर्षों में 2004 से 14 का रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, जब दुनिया में रोजगार कम हो रहे थे, जब अनेक बड़े विकसित देश भी घबराए हुए थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने किस प्रकार रोजगार दिए, उसका आंकड़ा मेरे राजनीतिक विश्लेषक और इस जगह पर बैठे सभी समझते हैं, देखते हैं। लेकिन किस प्रकार 2014 से पहले झूठ बोला गया, 1 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां वगैरह वगैरह, बड़े बड़े सफेद झूठ बोले गए। आज हालात क्या है देश के अंदर? आंकड़े सीएमआई के हैं, आंकड़े केंद्र सरकार के हैं। 2004 से 14 केंद्र सरकार का आंकड़ा और 14 से 24 तक का आंकड़ा तुलना कीजिए मेरे मित्र भाजपा के प्रवक्ता। अगर आपको लगता है कि आपने रोजगार दिया है, हम मान लेंगे कि आप कभी झूठ नहीं बोलते, लेकिन हर बार आप झूठ बोलते हो, हर बार आप बड़ी बात करते हो। रही बात कि जहां तक पेपर लीक की बात, हरियाणा है, 40 से अधिक पेपर लीक हो चुके हैं और करोड़ों रुपए के बाहर। ठीक है पकड़ेगी राय सिंह जी, मुख्यमंत्री कार्यालय। कुछ नेटवर्क इशू है सर, आवाज काफी डिस्कनेक्ट हो रही है आपकी। भ्रष्टाचार के हैं, हालात रोजगार रोकने के हैं। तो रही बात रोजगार, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से अपनी नीतियों में गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए और बड़े लोगों के लिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए, हर वर्ग के लिए रोजगार पैदा करने की संस्था कर रहे हैं। इनके मुद्दे क्या है चुनाव में? बात कर रहे हैं चुनाव में रोजगार की बात। अरे इनके मुद्दे मंगलसूत्र के हैं, मुजरे के हैं। इसके प्रधानमंत्री की राजनीतिक भाषा देखिए, एक बार भी मुझे दिखाइए कि प्रधानमंत्री या उसके बड़े सहयोगी ने रोजगार की बात एक चुनाव जनसभा में की है। ये झूठे लोग हैं, बेकार है लोग, लेकिन इनकी सच्चाई युवा समझ गया है। देश का जो युवा है वो जानता है, समझता है, देखता है। ठीक है राय सिंह जी, बीच में रोकूंगी, वापस आती हूँ आपके पास। ठीक है दारा सिंह जी, आवाज पहुंच रही है? केवल दारा सिंह जी, जनता के साथ जब उत्तर प्रदेश, उनकी बात। अरे राय सिंह जी सर प्लीज एक मिनट वापस आ रही हूँ सर, दूसरे भी मेहमान है, सवाल हो जाने दीजिए। दारा सिंह जी, उत्तर प्रदेश के लिए तो मैं क्या ही बोलूं, उत्तर प्रदेश और बिहार तो आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा फोकस्ड है इन चीजों के लिए, चाहे पेपर लीक के मामले में ले लीजिए, बेरोजगारी में ले लीजिए। ये मुद्दा आज का नहीं है कि अभी से हो गया, पहले से ये चीजें आ रही हैं। बेचारे युवाओं को बेहद उम्मीदें हर सरकार से रही, लेकिन हर बार मुद्दा तो आया बेरोजगारी का, लेकिन इम्प्लीमेंट या अच्छा कुछ कोई नहीं कर पाया। किसको जिम्मेदार माने? राखी जी, सबसे पहले तो आपके और आपके दर्शकों को नमस्कार, और पैनल में बैठे हुए सभी
महान विभूतियों को भी सादर प्रणाम। आप ये ऐसा पहला देश का चैनल होगा जो तीसरी बार बेरोजगारी पर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा है। राय सिंह जी फोकस सर सुन लीजिएगा, कह रहे थे कि आप पूरे अंतिम चरण के बाद इस मुद्दे को लाई हैं, वो पहली बार जुड़े हैं आज। आपका चैनल ही तो है जो सच्चाई पे डिबेट कर देता है, कभी कभी जो हत्याएं उत्तर प्रदेश में होती है। आप आते हैं मुद्दे पे, बाद में तारीफ हो जाएगी। बिहार को कभी कहा जाता था गुंडा राज, भूखमंगों का प्रदेश, वहां पे एक मुक्त कितनी नौकरियां मिली, और उसके बाद नीतीश बाबू पलटा मारा और देखिए फिर पेपर लीक हो गया। तो ये दुर्भाग्य था नौजवानों का। उत्तर प्रदेश में एक ऐसी नौकरी बता दीजिए जो मुख्यमंत्री योगी जी देने का काम किया। पकौड़ा मत ले आना, क्योंकि वो तो कोई भी रोजगार 10,000 रुपए कर्जा लेके खोल सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में आपने देखा होगा कि कहीं ये नहीं कहा कि मैं इतने करोड़ आपको नौकरी दूंगा या इतना रोजगार बढ़ाऊंगा। वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं, मतलब गरीबों को मारकर अकेले रहना कहते हैं इस देश में। हमारे जो नरेंद्र मोदी जी आज सुना है कि तपस्या भी करने कहीं गए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को जनता ने चुना था कि शायद ये हमारे दर्द दुख को देखेगी। पिछले 10 सालों में डबल इंजन की सरकार है और यहाँ भी रिपीट हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। हमें आज तक ये नहीं सुनने में आया कि मुख्यमंत्री जी किसी के यहाँ घटना हो गई हो, मुख्यमंत्री जी पहुंचे हो, या कोई इनका मंत्री पहुंचा हो, या इनका कोई प्रवक्ता पहुंचा हो। और बातें इतनी बड़ी बड़ी कराएंगे, इतना प्रचार करा डालेंगे, इतना दबाव बना देंगे कि आप सच्चाई दिखाई नहीं सकती। कुछ ही दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में सुना होगा कि मुख्यमंत्री जी का काफिला निकला और काफिले में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 2 जवान पुलिस के शहीद हुए और 10 लोगों की मौत हुई। मैं वहीं आंखों का चश्म भी गवाह हूं। उसको मीडिया को ऐसे दबा दिया गया कि बेचारे कोई उप तक नहीं कर पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को, संविधान को खत्म किया और पूरी तरह से कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया। आज ये चुनाव बेला में इतनी बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, कहीं मुजरा हम लोगों से करवा रहे हैं, कहीं क्या करवा रहे हैं। इससे पहले किसी से पलटी भी मरवा लिया, किसी चवन्नी ठन्नी से। तो देख, जनता इतनी न समझ भी नहीं है जितना ये समझ रहे होंगे। इस जो चुनाव होने वाला है, इस 1 जून को इनको खुद पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी कहां पे है। और भारतीय जनता पार्टी को मैं बता दूं, 336 इंडिया गठबंधन सीटें ला रही है सिर्फ, और उसकी बधाई पात्र आप लोग हैं। बधाई पात्र इसलिए है कि आपको जनता ने चुना और आपने जनता के ऊपर लाठियां चलवाई, किसानों के ऊपर आपने कीले ठुकवा दिए, थार चलवा दिए, मतलब आतंकवादी खालिस्तानी 2-2 रुपया देकर, रोजगार देकर उनको, चवन्नी ठन्नियों को आपने सब कुछ कर्म कर डाला। उन्हीं कर दिया जो वोट आपको थी। ठीक है। निषाद समाज को बोले कि वो मछुआ आवास देंगे, फूलन देवी जी की प्रतिमाओं को लगना था, उनको क्या किया, थाने में बंद करवा दिया। और उसके बाद उनको आवास देने की बात आई। मैं पूरे 15 दिन से सिर्फ मछुआ, निषाद, राजभर के ही समाज के लोगों के पास जा रहा था, मिल रहा था। ठीक है दारा सिंह जी, ये सारी बातें तो ठीक है। बात क्योंकि बेरोजगारी की चली है, इसीलिए मैंने वो सवाल उठाया था कि उसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्यों, क्योंकि अमूमन जितनी भी सरकार आई कितना तो परेशानी हुए। अच्छा मुझे बताइए, क्या किसी ने इसको पूर्ण तरह से हल कर दिया? ठीक है, मैं वापस आऊंगी अपने सवाल के साथ, क्योंकि काफी मेहमान है आज चर्चा में, सबकी एक एक प्रतिक्रिया आ जाए कम से कम। संजय जी आवाज पहुंच रही है? जी आवाज। संजय जी, बिहार तो मुझे लगता है टॉप 5 की लिस्ट में मैं गिन लूं, और इतनी ऐसी स्थिति, एक समय का बिहार जहां पे क्या कुछ नहीं था, एक अच्छी गिनती होती थी, और आज का बिहार, उसकी ये स्थिति हो गई है कि लोग पलायन करने को मजबूर हैं। ऐसा तो नहीं है कि कभी
आप जैसे लोग दिग्गज हैं वहां पर, मुझे देखिए मैं सब पर सवाल उठाऊंगी, क्योंकि जब एक नेतृत्व करने के लिए जनता चुनती है, बनाती है, काम करने के लिए आपको मौका देती है, तो कुछ करना भी तो चाहिए। क्यों इतनी बुरी स्थिति में है कि बेरोजगारी का मुद्दा हल ही नहीं हो पा रहा? तेजस्वी जी इस बार कह रहे थे कि कुछ नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है, मान लिया कुछ नहीं किया, लेकिन आप कितना करके दे पाए इतने सालों में, या दे पाएंगे आगे? ऐसा है राखी जी कि बिहार जो पहले संयुक्त बिहार हुआ करता था आजाद भारत के बाद, वो बिहार पहले काफी असमृद्ध बिहार हुआ करता था, और ढेर सारे हमारे बिहार में, संयुक्त बिहार में औद्योगिक खदानें थी, उद्योग धंधे थे। उस समय बिहार का जो बेरोजगारी का दर था कम, संयुक्त बिहार, और जब से फिर बिहार का बंटवारा हुआ तो हमारे सारे उद्योग धंधे, सारे कल कारखाने जो आर्थिक रूप से काफी मजबूत थे, वो झारखंड में चले। 2000 में जब बिहार और झारखंड का बंटवारा तो सारे के सारे चीज झारखंड में चले गए। वैसी परिस्थिति में 2000 के बाद का जो बिहार है, वहाँ बेरोजगारी बढ़ी। उसका जो मुख्य कारण है कि जो बिहार के बारे में पूरे देश में ओपिनियन बनाया गया कि बिहार एक क्राइम स्टेट है, बिहार में रंगदारी है, इसे पूरे देश में फैलाया गया है, जिस वजह से दूसरे राज्य के उद्योगपति बिहार में एक जो वातावरण बना दिया गया, उस वातावरण के डर से बिहार में निवेश करने को आते नहीं। जबकि बिहार की तमाम सरकारों में, पहले कांग्रेस की सरकार थी, जो भी सरकारें होती है, कोई भी पार्टी की सरकारें, हर सरकार ये कोशिश करती है कि उसके राज्य में बेरोजगारी का दर घटे, महंगाई घटे। और रहा पेपर लीक की भी बात आपने जिक्र किया था, पेपर लीक तो मैं समझता हूँ कि पेपर लीक ऐसा एक मुद्दा है राखी जी बेरोजगार युवाओं के लिए। पेपर लीक के कांड में जो लोग लिप्त रहते हैं, तो समझ लिए 302 से कम का क्राइम नहीं है। एक तरह से बेरोजगार युवाओं की हत्या होती है पेपर लीक जब होता है। तो हमारे नौजवान, हमारे बेरोजगार तो काफी मेहनत करके परीक्षा में बैठते हैं, और दिन रात की तपस्या के बाद जब पेपर देने जाते हैं और शाम को पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है, तो पता सोच सकते हैं कि किसी भी बेरोजगार युवाओं के ऊपर क्या गुजरती है। तो मैं समझता हूं कि पूरे देश के स्तर पर और राज्यों के स्तर पर भी इस पेपर लीक की घटना को रोकने के लिए एक ऐसा सशक्त कानून पर बने कि जो लोग भी इस पेपर लीक के कांड में हैं उसको तो संजय जी, नियम कानून तो बने हुए हैं, उसके बाद भी तो ये घटनाएं हो रही हैं। ऐसा तो नहीं है कि संज्ञान में नहीं है। देखिए, नियम कानून तो हैं, लेकिन नियम कानून को सख्ती से पालन कराना भी अनिवार्य होता है राखी जी। मेरा स्पष्ट मानना है, मेरिट की हत्या, जैसे आमतौर पर कोई आदमी किसी का मर्डर और सर, नियम कानून का उल्लंघन वही लोग कर रहे हो जो बैठे हुए हैं, जिनके पास जिम्मेदारी है, जो इस विभाग में है, जो इस काम को देख रहे हैं, जिनको मोटे मोटे नोट और रकम पहुंच रही है। राखी जी, जो लोग भी इस नियम कानून की अवहेलना करते हैं, मेरा व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट मानना है कि उसे तो फांसी की ही सजा होनी चाहिए, और 2-4 उदाहरण दे करके कर देना चाहिए, ताकि पेपर लीक के कांड में जो लोग भी शामिल हैं वो एक भय से इस रास्ते से हट जाएं, और जो युवा काफी मेहनत के बाद अपने कैरियर को बनाने के लिए परीक्षा देने जाते हैं और सामने आते हैं कि पेपर लीक हो गया, तो सोच सकते हैं कि उस पर क्या गुजरती है। इसलिए इस कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए पूरी तरह कड़ाई से पेश आने की आवश्यकता है, चाहे उसमें शामिल किसी भी दल के लोग, किसी भी समाज के लोग, किसी भी जाति के लोग, किसी भी पार्टी के लोग क्यों न हो, कानून सबके लिए बराबर होनी चाहिए, और बेरोजगारों के हक में इस कानून को सख्ती से लागू किया। ठीक है संजय जी, मैं रोक रही हूँ। कुमार राकेश जी, आवाज पहुंच रही है? हाँ, पहुंच रही है। कुमार राकेश जी, बेरोजगारी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। बेरोजगारी पर हम बात कर रहे हैं। हम 8.1 पर पहुंचे हैं। अभी अप्रैल 2024 का जो एक परसेंट आया 8.1, मुझे लगता है इससे कभी उबर पाएंगे हम, हमारा देश जिन राज्यों में सबसे ज्यादा है, जो टॉप कंडीशन पर है। बहुत सारे ऑथेंटिक इसके पीछे रीजन है, चाहे आप शिक्षा प्रणाली को ले लीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। देखिए,
क्या हम उससे उबर पाएंगे? ये मैं इसलिए आज इस चर्चा पर हैं हम सभी, क्योंकि पूरे इलेक्शन में एक बड़ा मुद्दा था बेरोजगारी। 24 में भी, इसके पहले भी हमेशा रहा, लेकिन हर बार बस मुद्दा आता है, चला जाता है और होता कुछ भी नहीं। करना चाहूंगा, ऐसे सेंसिटिव मसले पे एक चर्चा की। कुमार राकेश जी, आवाज नहीं आ रही सर आपकी। आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, फिर से बोलिएगा क्योंकि कुछ भी ऑडियो नहीं आ रहा था। अच्छा, ठीक है। तो मैं अब आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। ये कह रहा था, आप धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने बेरोजगारी जैसी समस्या पे आपने चर्चा की। अभी तमाम राष्ट्रीय कहे जाने वाले चैनलों में इस पे आते हैं, चर्चा करते हैं, चले जाते हैं। अभी मैं सबको सुन रहा था, हमारे पास जो आंकड़े हैं, डाटा हैं, अभी लेटेस्ट जो आपने 1 पॉइंट समथिंग दिया, ये एक वैसे कहूँ सनातन समस्या है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यदि हम 1950 से लेके आज तक, संविधान जब से बना आज तक बेरोजगारी दर की समीक्षा करें तो उसमें आपको कई तरह के हैरानी, चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। अभी जो लेटेस्ट की हम बात करें, हम इतिहास में ना जा करके वर्तमान में बात करें, तो आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र के टॉप जो है 5 प्रदेश है, 5 प्रदेश जहाँ युवा रोजगार की जो 21.4 है, 21.5 है बिहार में, उत्तराखंड में 22%, असम में 21.3 है, महाराष्ट्र में 5-6%। तो इस रेशियो में देखें यदि हम, तो इसमें दोनों केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी है और राज्य सरकार की जिम्मेवारी भी है। अब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी कितनी है? केंद्र सरकार की जिम्मेवारी 21% है, जो ऑलरेडी एक फिक्स किया गया है। मोदी सरकार ने फिक्स नहीं किया है, पुराना एक पैरामीटर्स है जो श्रम रोजगार कल्याण, कई नाम बदले गए, श्रम रोजगार मंत्रालय की बात करें तो उसमें यदि 1.5 करोड़ रोजगार है अभी युवाओं के पास, सरकारी की बात तो 79% राज्य की भूमिका है और 21% केंद्र की भूमिका है। लेकिन मुद्दा क्या होता है, तमाम राजनीतिक दल एक आंकड़ा उठाते हैं, सीधे कहते हैं मोदी जिम्मेवार है, अपनी जिम्मेवारी से भाग जाते हैं, चाहे कांग्रेस के हो या बीजेपी को हो। उनको बताना चाहिए कि हमारे राज्य में कितने लोगों को हमने रोजगार दिया। इसके बाद मैं आता हूं अभी आंकड़े, भारत सरकार के आंकड़े, जिसको कि सभी राजनीतिक दल को चैलेंज करना चाहिए, जो नहीं कर पा रहे हैं, वो भी एक मसला है। तो मैं उसमें आपसे मैं ये कहूंगा कि जैसे कि एक अभी आंकड़ा आया है स्कॉच का, इस पे काफी चर्चा हुई है। इनका दावा है स्कॉच जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिव इम्पैक्ट ऑफ मोदीनोमिक्स, दी पैराडाइम शिफ्ट के 2014 से 2024 का इन्होंने पूरा रिसर्च किया है। इसके रिसर्च का पैमाना ही बता रहा हूं, मैं आपको 2 मिनट लूंगा कि 10 साल के कार्यकाल में 51.40 करोड़ रोजगार मिले हैं, इनका दावा है। और 14 से 24 के बीच सालाना कम से कम 5 करोड़ 14 लाख पर्सन ईयर रोजगार पैदा हुए। पर्सन ईयर का मतलब है किसी व्यक्ति ने पूरे साल कितने घंटे काम किया, उससे उसका कितना उपार्जन हुआ। तो रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल में 19.79 करोड़ रोजगार सरकारी योजना के कारण पैदा हुए और 21.1 करोड़ रोजगार सरकार की लोन आधारित योजनाओं के कारण बने। ये रिपोर्ट 80 केस से लेकर 100 केस के अध्ययन पर आधारित है और इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के आंकड़ों और लोन लेने वालों को शामिल किया गया है। और इसमें दावा किया गया है, लंबी रिपोर्ट है, इसमें मैं नहीं जा रहा हूं, कि उनका कहना है क्रेडिट वाली योजनाओं से सालाना 3 करोड़ 64 लाख रोजगार पैदा किए गए और सरकारी योजनाओं से 1 करोड़ 98 लाख रोजगार पैदा हुए। कई साल की मेहनत से तैयार किया है और इसको लेकर के कई संस्थान जो हैं काफी गंभीर भी है। इसके अलावा सरकारी एक डाटा है कि 2014 से 23 के बीच और 2004 से 13 के बीच, तो उनका ये जितेंद्र सिंह थे मंत्री, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, 19 जून 2023 की बात है, मैं उसमें था। तो उन्होंने दावा किया कि 6 लाख जो है सरकारी नौकरियों में पिछली सरकारों ने, मतलब कांग्रेस सरकार ने दिए थे, जबकि उस तारीख तक, मतलब 18 जून 2023 तक 9 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान की इस सरकार ने। उसमें जो आपने देखा होगा रोजगार मिला 70,000, 50,000, 20,000 करके दिए, वो सबका आंकड़ा है। और सबसे ज्यादा जो सरकारी नौकरी है रेलवे में दिए गए, रेल उसमें करीब 8 लाख के ज्यादा करीब उसमें भर्तियां हुई हैं। रोजगार मिला में 30 लाख से ज्यादा युवाओं को
इसमें नौकरी दी गई है। ये जो डाटा है इसमें कांग्रेस हो या कोई भी दल चुनौती नहीं दिया या फर्जी नहीं बताया, गलत नहीं बताया। ये सरकार के आंकड़े हैं और पैमाने पे हैं, वेबसाइट पे हैं, ठीक है। संसद में जवाब देंगे। मुद्दा क्या है, जब लोग विपक्ष की बात करते हैं, जो विपक्षी सीधा कहते हैं कि सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार पे, केंद्र सरकार में जो विपक्ष में है वहां भी नहीं बताते हैं। इसमें जो विपक्षी दल हैं, कांग्रेस है, जो भी आरोप लगाते हैं सरकार पे, उनको क्या है कि वो टीवी पे आकर के वो मेहनत जमीन पर नहीं करना चाहते हैं, जमीन पर जाकर के वो रिपोर्ट नहीं लेते हैं। हमारा जो भी एक सतही रिपोर्ट है उसको लेके दोषारोपण करना है कि उन्होंने 2 करोड़ वादे किए, नहीं किए। यदि उन आंकड़ों को देखें तो 51 करोड़ नौकरियां पैदा, नौकरी का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता है। अभी भी कांग्रेस ने डाटा जारी किया है, 30 लाख लोगों की नौकरी, करीब 32 लाख, करीब 50,000 के आसपास सरकारी नौकरी पद खाली है। आंकड़े 2.5 लाख नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है। कुमार राकेश जी, मेरा मसला ये है कि ये जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूँ ये पूरे ऑथेंटिक हैं, तमाम सोर्स से सर्टिफाइड है। इसको जो भी चैलेंज करना चाहे ओपन चैलेंज कर सकता है। राज्यों की भूमिका है, रोजगार केंद्र के विषय के साथ साथ राज्य का विषय है। ठीक है। उसमें सरकारें क्या कर रही है, चाहे कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, उस पर कोई चर्चा नहीं करता, सीधा आरोपित कर देते हैं। ठीक है सर, मैं रोकूंगी, काफी वक्त दिया। ठीक है, ठीक है। आरपी श्रीवास्तव जी, बात आ रही है बेरोजगारी की। अपने आप में एक ऐसा गंभीर और बड़ा मुद्दा है, हर इलेक्शन में आता है, चला जाता है, होता कुछ नहीं है। अभी बात निकल रही है सिर्फ आरोप प्रत्यारोप की। देखिए, बात आरोप प्रत्यारोप की नहीं है, वो तो पक्ष विपक्ष करेंगे। हम इस चर्चा पर बैठे हैं कि कितने स्टेट्स हैं जहां पर, क्योंकि बेरोजगारी को दूर करना है कि बात तो आती है, कई सारे स्टेट्स हैं, सबकी अपनी एक पृष्ठभूमि है, सबकी स्ट्रैटेजी है, लेकिन यूपी और बिहार, सबसे ज्यादा मैं युवाओं की बात करूं, और निश्चित तौर पर उसी टैगलाइन पर, उसी फोकस पे हम इसलिए भी हैं क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं आप देख लीजिए, सरकारी नौकरियां है नहीं, करोड़ों युवा यदि परेशान हुए हैं और वो प्रॉपर पूरा डेटा है, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है कि इतनी सरकारें आई लेकिन उनकी एक कहते हैं ना, इस चीज की खाना पूर्ति कोई नहीं कर पाया, तो जिम्मेदार किसको माने? नहीं, देखिए राखी जी, मैं अभी तक जो चुनाव में देख रहा था, जो विपक्ष की तरफ से 3-4 मुद्दे थे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, आपका भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दे थे, आपने देखा होगा कि अभी धीरे धीरे क्या है, एक मुद्दा काफ़ी ये जो एक तरह से केंद्र में आ गया कि बेरोजगारी भी एक मुद्दा है चुनाव में। आपने कहा कि बेरोजगारी की जो स्थिति है आज की डेट में, उसमें क्या है। देखिए, 2 तरह के रोजगार, अभी कुमार राकेश जी बता रहे थे कि इतने करोड़ रोजगार मिल गए, बिल्कुल सही। जो भी आंकड़े हैं उनके मैंने देखा तो नहीं, कि मैं इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन एक चीज़ जो समझ में आती है, एक तो ये होता है कि रोजगार सृजित कितने हुए, और दूसरा हुआ सरकारी नौकरियाँ। अब आप अभी कह रही थी कि बहुत सारे राज्यों में पेपर लीक हो, जो सरकारी नौकरियां निकल रही हैं और उसमें अगर पेपर लीक हो रहा है, फिर नौकरी मिल नहीं रही है लोगों को, लाखों लोग जो उसमें अप्लाई करते हैं, तमाम बातें आती हैं, तो एक आक्रोश होता है, जनाक्रोश होता है, युवाओं में एक परसेप्शन जाता है कि यहाँ पर जो है नौकरी की समस्या है, सरकार रोजगार दे नहीं पा रही है। इसमें केंद्र और राज्य सरकार की बात नहीं है। देखिए, पेपर लीक तो केंद्र राज्य सरकारों के ही हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में देखिए पटवारी भर्ती घोटाला हो गया, फिर वहाँ कहीं पर और हो गया, उत्तर प्रदेश में भी देखा, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, वहाँ एक बहुत बड़ा घोटाला हो गया, मतलब लीकेज होगा। तो ये सारे जो है, सारी चीज़ें जो आती हैं, तो इस पर सरकार कितनी ज़्यादा वो है सक्रिय है और इस पर कितनी सतर्क है कि इनको कैसे रोक सकें। पहली बात तो ये है। जहाँ तक रोजगार सृजन का सवाल है, बहुत सारे तरीके हैं रोजगार बढ़ाने के, लेकिन आज आप अभी भी देखिए कि एक हताशा तो लोगों में है। सवाल है कि या तो प्रॉपरली, जैसे जो सारी चीज़ें हैं प्रॉपरली वो मैनेज नहीं हो रहा। आप चाहे स्टार्टअप में जाइए, चाहे मुद्रा लोन में जाइए, चाहे जहाँ भी जाइए, आंकड़े तो बहुत बड़े बड़े हैं। सरकार भी नहीं चाहती कि लोगों को न मिले, सब चाहते हैं कि मिले, लेकिन कोई भी सरकार हो, हम वर्तमान सरकार को भी दोषी नहीं मानते, वो भी चाहते हैं कि मुद्रा लोन ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन आपका सिस्टम ऐसा है कि अगर आप पूरा उठा के देखेंगे आंकड़े मुद्रा लोन के, तो आपको पता लगेगा कि वो ज़मीनी स्तर पर कहाँ है और किस तरह से चल रहा है, स्टार्टअप कहाँ है, ये किस तरह से, स्किल डेवलपमेंट कहाँ है। सरकार ने कोई इसमें गुनाह नहीं किया, लेकिन सवाल है कि ये इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी कहीं न कहीं सरकार की, उसकी मॉनिटरिंग करने की। 10 साल मोदी जी की सरकार रही, बहुमत की सरकार रही है, बिल्कुल बहुत सारे अच्छे काम किया उन्होंने और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी काम किया, लेकिन रोज़गार पर जिस तरह का मॉनिटरिंग और नियंत्रण होना चाहिए हमें लगता नहीं है। क्योंकि आज जो हताशा दिखती है लोगों में
लोगों से बातचीत करने के बाद दिखती है। जो हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, अभी हम इस चुनाव में बहुत सारी जगहों पर गए और मैंने देखा उनको कि वहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं ये नहीं कहता हूँ अगर ऐसा बेरोजगारी नहीं तो मुद्दा क्यों बनी? जब सारे लोगों को 50 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा तो मुद्दा कहाँ बना? लेकिन बना हुआ है, आखिर क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम सारी योजनाओं को गिना दे तमाम। हम ये नहीं कहते कि अब 2014 के पास कितनी बेरोजगारी दर थी, आज कितनी दर है। अगर 8.1% बेरोजगारी दर है तो निश्चित रूप से कोई भी तो सरकारी आंकड़ा है, वहाँ भी तो उन्होंने दिया है। इतने करीब 20-22 करोड़ अगर युवा जिस देश में बेरोजगार होंगे, और हम कहते हैं भारत युवाओं का देश है, ऐसे देश में आप सोचिए कि जहाँ स्किल डेवलपमेंट पर पूरा हम कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तमाम चीज़ें हैं। अगर ये सब सारी चीज़ें मैनेज नहीं करेगी सरकार तो निश्चित रूप से एक बड़ा वर्ग तैयार हो रहा है युवाओं का, जिनके पास अगर रोजगार नहीं है तो निश्चित रूप से वो कहीं न कहीं उनमें हताशा होगी, निराशा होगी। और ये सारी बातें जो है सरकारों को सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। भूपेंद्र सुल्लेरा जी, आप क्या कहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे मेहमानों से ये बात होते होते बेरोजगारी की आई है, सबने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन मेरा सवाल वही रहेगा, इस चीज़ से कभी निजात मिल पाएगी या नहीं, या किस तरह से इस पर काम करने की ज़रूरत है सरकारों को? देखिए, ये बहुत ही मौलिक प्रश्न है। रोजगार दर तय करती है राष्ट्र की विकसित श्रेणी में लाने के लिए। मोदी जी का विकसित भारत का जो संकल्प है, या 2047 100 वर्ष का जो 2047 में जो भारत विकसित करने का, उसमें रोजगार एक मुख्य 140 करोड़ की आबादी का देश है। निश्चित रूप से 2 प्रकार के रोजगार सृजित होते हैं। एक होते हैं जो शिक्षा कौशल से होते हैं, एक जो होते हैं बेसिक्स जो कौशल विकास से आते हैं, स्किल से आते हैं। हमने देखा है हमारे जो भारतीय इंस्टीट्यूट हैं, जो भारतीय परंपरा है, IIT हो चाहे IIM हो, और जो ISC वगैरह जो इंस्टीट्यूट हैं, उनके जो प्रतिभावान छात्र एक व्यक्ति पर खर्चा करने के लिए लगभग गवर्नमेंट 2 से 3 करोड़ रुपए खर्चा करती है सब्सिडी दे के, और उनका पलायन विदेश में हो जाता है। और उसके कारण हमारे यहाँ स्किल की एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं हम ख़त्म कर सकते हैं। उसके लिए हमें जनभागीदारी, स्वयं रोजगार की प्रेरणा देनी पड़ेगी। और उस प्रेरणा के लिए हमको क्या है, जो ब्रेकअप हो जाता है बीच में रोजगारों का, निश्चित रूप से वो एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरा जो टैक्सेशन का जो अभी वक्ता बोल रहे थे कि जो 79 और 21% जो स्टेट और सेंट्रल का जो कॉम्बिनेशन होता है रोजगार में, तो वो उसमें ब्रेक इसलिए आया है कि क्योंकि उसमें जो GST का जो रेवेन्यू जनरेट होता है, वो रेवेन्यू जनरेट में उसकी भागीदारी कम हो गई है राज्य की। और उसके कारण जो जैसे डबल इंजन सरकार है, वहाँ तो रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट होगा, तो उसके कारण उनको केंद्र की सहायता भी मिलेगी। तो इसमें भी एक थोड़ा सा पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए। सरकार कोई भी हो, अगर देश के हित में और बड़ा दिल के रूप में सोचा जाए तो वो उसको सहायता देनी चाहिए। दूसरी बात, हमारी जो इंस्टीट्यूट से संस्थाएं हैं, मैं तो बहुत ही बारीक से देखता हूं कि जो जैसे मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, या स्टेट लेवल की कंपनियां हैं, या जो उद्योगपतियों की कंपनियां हैं, और जो शासकीय निकाय के संस्थान हैं, उसमें इन्फ्लुएंस होता है, पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ये इससे रोजगार में स्किल में कमी आती है। जो स्किलधारी व्यक्ति होते हैं, जो कौशल में दक्ष होते हैं, उनको रोजगार उस स्तर पर नहीं मिल पाता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके कारण क्या होता है, लोग अपने हताशा के अनुकूल पलायन करते हैं, और पलायन करके ये एक जो समस्या हिंदी बेल्ट की है, जहां घनी आबादी है जिन राज्यों में, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम जैसे नॉर्थ ईस्ट के भी राज्य हैं जिनमें आबादी उस भूखंड क्षेत्रफल से ज़्यादा आबादी है, और उस वहाँ के लोग वहाँ पलायन करके और बड़े मेट्रो शहर में जाते हैं, दिल्ली, बम्बई, इस जैसे शहरों में जाते हैं, जिसके कारण वहाँ की और जो मूलभूत सरकार जो सुविधाओं के लिए जो सजग करती है, वो फिर सुविधाएं कम पड़ जाती हैं, फिर सरकार को उसमें निवेश करना पड़ता है। तो सबसे बड़ा फोकस ये होना चाहिए कि जहां पे रोजगार व्यक्ति है वहां पे उसको रोजगार मिले, क्योंकि वो महंगाई का इन्फ्लुएंस भी नहीं बढ़ेगा उसके जीवन के साथ, वो क्योंकि वहां की सभ्यता और संस्कृति और वह उसके वातावरण को जानता है। ये एक बेसिकली तो छोटे छोटे से ऐसे उपक्रम लगने चाहिए, ऐसी जिस तरह से सरकार की एजेंसियां जिस तरह से उनको सहायता करें, तो
अभी कुछ चेंज आया है भारत में कि जिस तरह से एग्रीकल्चर में कुछ लोग, आईटी के सेक्टर लोग एग्रीकल्चर में उन्होंने नए नवाचार किए हैं, ऊर्जा के संरक्षण में भी आए हैं, सोलर प्लांट में भी लोगों ने काफ़ी कुछ काम किया है। तो इसी तरह से एक मेरा ये मानना है कि जो एजुकेशन बेसिकली है और स्किल है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। और हमारे जो देश की युवा पिथवाएँ हैं उनके पलायन, क्योंकि उनको उस स्तर का रोजगार नहीं मिलता, वो पलायन करते हैं, तो हमारी पिथवाओं का भी सम्मान मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। कुछ कहना चाह रहे थे राय सिंह जी, बोलिए। देखिए, जिस प्रकार मेरे कुछ मित्र साथियों ने यहाँ पर बताया है कि रेलवे के अंदर रोजगार का एक विशेष आंकड़ा आगे बढ़ा है, हमें किसी भी प्रकार से उन आंकड़ों को देखना होगा कि वो आंकड़ा सरकार के द्वारा झूठ पर आधारित। लगातार रेलवे के अंदर नौकरियां कम की जा रही हैं, लगातार भर्तियों में रोक लगा दी गई है और नए नीति नियम बनाकर भर्ती होने वाले लोगों को रोका जा रहा है। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर बताया गया है कि भी देश के अंदर जो युवा हैं, पढ़े लिखे नौजवान, हमारे हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की मैं बात करता हूँ, कि जो जिस प्रकार बिहार और दूसरे प्रदेशों से रोजगार के लिए लोग युवा हमारे इधर आते थे, पंजाब, हरियाणा, भारत में, आज स्थिति ये हो गई है राकेश जी कि पढ़े लिखे नौजवान जो हैं, जो देश का भविष्य है, जिन्होंने इंजीनियरिंग, जिन्होंने संस्थानों में, अलग अलग संस्थानों में जाकर आर्थिक प्रबंधन की शिक्षा प्राप्त की है, वो लोग आज विदेश जा रहे हैं। एक लगातार हजारों बच्चे हमारे उत्तर भारत से विदेश पलायन कर रहे हैं। तो ये सरकार के सामने एक शर्म की बात है कि जो बात करती है विजन की, विजन किस चीज का? अरे 2047 की आप बात करते हो, 2024 और 23 के अंदर रोजगार प्राप्त करने वाले बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। तो ये सब बातें सरकार की जिम्मेदारी है, विजन और धरातल पर काम करना। ये और रही स्टार्टअप, ये की पॉलिसी लेकर आए थे, कौशल भारत, स्टार्टअप, गेटअप, उठता भारत, बढ़ता भारत, चलता भारत। अरे आर्थिक सेक्टर में जहां पर रोजगार की आज जरूरत है, वो सब बातें इनकी केवल चुनावी आंकड़े बनकर रह गई है, केवल स्कीमें बनकर रह गई है, केवल नीतिगत फैसलों में वो कहीं दिखाई नहीं देती। आज धरातल पर हालात बड़े भयानक हैं और मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इस मुद्दे को उठाकर भारत की सच्चाई को बताया है, युवाओं के भविष्य, उनके सपने हैं, जो सरकारों से चाहते हैं, अपने नुमाइंदे से चाहते हैं, सरकारों से अपेक्षा रखते हैं। आज आपने जो बात रखी है, ये सरकारें, चाहे अभी कह रहे थे जाने वाली भाजपा की सरकार, हमारे प्रवक्ता साथी कह रहे थे कि हम नई भारत पे लेकर चलेंगे। अरे लोगों ने आपके विजन को देख लिया, आपकी सच्चाई को देख लिया है। अब केवल बातें नहीं चलेंगी, वास्तविकता चलेंगी। देश का युवा दुनिया के अंदर अपनी पहचान बना चुका है, लेकिन भारत की सरकार जो है किसी प्रकार से युवाओं के साथ नहीं है। केवल नारों में, धार्मिक उन्माद बढ़ाने में, झगड़ा करवाने में, जातिगत हिंसा पैदा करने में, सामाजिक व्यवस्था को भंग करने में सरकारों की भूमिका रही है। और मैं हरियाणा की बात करता हूँ, हरियाणा के अंदर रोजगार न देने में आज हरियाणा प्रदेश, CMI और दूसरे जितने भी सरकारी एजेंसियों का आंकड़े हैं, नंबर 1 प्रदेश चुका है। जबकि 2004 से 14 तक जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी और प्रदेश में हमारी सरकार थी, तब हरियाणा रोजगार देने में, उत्पादन के क्षेत्र में और बढ़ते भारत में अपनी भूमिका को लेकर नंबर 1 था। तो मैं इस बात का स्पष्ट करता हूं कि यहाँ सरकारों का विजन जो है वर्तमान में रोजगार देने का नहीं है, बल्कि देश को मुद्दों से भटकाकर सत्ता को प्राप्त करता है। आज युवा समझ चुका कि हम इस व्यवस्था को भंग कर देंगे और नई सरकार निर्माएंगे। ठीक है, देखिए समय की सीमा है, कुछ मेहमान हैं जो कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो अपनी बात रख सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं कुमार राकेश जी, बोलिए। नहीं, अभी राय सिंह की बात सुन रहा था, पॉलिटिकली बहुत अच्छा बोल रहे हैं वो, और उनको बोलना चाहिए, उनका अधिकार भी है, उनका कर्तव्य भी है। 2 बातों पे सिर्फ मैं इंगित करना चाहूंगा कि रोजगार का मतलब क्या, नौकरी का मतलब क्या। ठीक है, रोजगार का जो करीब 10 राज्य ऐसे हैं जहां 20 से लेकर के 18% तक जो लोग बेरोजगार है। मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग, मैं मुश्किल से 20 सेकेंड लूंगा मैं आपका। एक डाटा जो है बहुत जबरदस्त डाटा है कि सबसे ज्यादा युवा जो बेरोजगार है केरल, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, राजस्थान, उड़ीसा में 31 से लेकर 23% का ये आंकड़ा है। लेकिन सबसे कम युवा बेरोजगार जो है, ये भी आंकड़ा है, ये सरकारी आंकड़ा भी है और प्राइवेट एजेंसी के भी आंकड़े हैं। मैं ऐसे आंकड़े में नहीं रख रहा हूं, आपसे सर्टिफाइड है तमाम सोर्स से। तो दिल्ली, गुजरात, हरियाणा की बात कर रहे थे, दिल्ली, गुजरात,
दिल्ली में 3.1% है, गुजरात में 9% है, हरियाणा में 9.5% है, कर्नाटक में 11.5% है, मध्य प्रदेश में 12.1% है। इसके अलावा रोजगार का मतलब क्या, नौकरी का मतलब क्या, दो चीजों, स्टार्टअप जो हुई है इस सरकार में, पहले 350 से 1 लाख ज्यादा हो गए हैं। यूनिकॉर्न में करीब 150 कंपनियां गई हैं जो मिलियंस डॉलर में गई हैं। ये आंकड़े हैं, ये IMF के लोग कोट कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक के लोग, वो मूर्ख तो नहीं होंगे हमारे भारत के राजनेताओं की तरह। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो कई ऐसे इंडस्ट्रीज को में कई रिलैक्सेशन दिए गए, चाहे अरोमा मिशन हो, चाहे अगरबत्ती की बात हो या बांस की बात हो, कई ऐसे स्वरोजगार उत्पन्न किए गए जिससे रोजगार में वृद्धि हुई। तीसरी बात है, इसको कोई नहीं करता है, इसको आप ध्यान से सोचिएगा, जो डिजिटल इंडिया का हिस्सा बना कौन, हमारे रेहड़ी वाले, हमारे सब्जी वाले, हमारे पान वाले, जो कैश में डील करते थे पिछले 4-5 वर्षों को बता रहा हूं मैं, कई बैंकों से बात की है, उस पर मैं बात कर रहा हूं। ये जो एक पैरेलल इकोसिस्टम हुई है, वही डाटा हमको तीसरे पायदान पे ले जाएगा, जिसने आज तक कोई सरकार ने उस क्षेत्र को छुआ नहीं था। ठीक है, लेकिन उसके पहले भी हमें बहुत सारी चीजें करने की जरूरत है। मैं बार बार कह रही हूँ, जो चीजें हैं जो सरकारी नौकरी वाली हैं, जो एग्जाम वाली हैं, जो युवाओं वाली हैं, उस पर भी हमें फोकस करना होगा। संजय सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखिए। राय सिंह जी 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट सर, सब लोग एक साथ मत बोलिए प्लीज, समय की सीमा है, इसीलिए मैंने कोई क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने सीधे बोला जो अपनी बात रखना सकता है रखे। संजय सिंह जी बोलिए। आपने जो बिहार को मुद्दा बनाया, और मैं आपको बता दूं कि हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी रोजगार देने के मामले और पिछले 17 महीनों की सरकार ने उसने जो 5 लाख युवाओं को नौकरी दिया, उसने पूरे देश में कैसी लकीर खींची है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को। मुझे ना संजय जी एक बात समझ नहीं आ रही, इस पूरे 1 घंटे की चर्चा में कोई कह रहा है इतने करोड़ रोजगार था, किसी ने कहा भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कहा, आप कह रहे हैं तेजस्वी जी ने 5 करोड़ दे दिए, फिर हर बार ये मुद्दा ही क्यों बना सबसे बड़ा? हर बार हर इलेक्शन में बेरोजगारी मुद्दा क्यों बना? फिर मैं वहीं आ गई घूम फिर के। मुख्यमंत्री तीसरे लोकसभा चुनाव में जब से मोदी जी केंद्र में आए हैं, पहले तो सेंटिमेंट की राजनीति में, इस बार आपके चैनल ने खासकर शुरू से ही महंगाई को, बेरोजगारी को एक अच्छा मुद्दा बनाया, और रहा साफ कसर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी जी ने बिहार में जो पिछले 17 महीनों के कार्यकाल में जब वो नीतीश जी के साथ मंत्री थे, तो 5 लाख युवाओं को जो हमने नौकरी दिया, तो न सिर्फ देश में बल्कि देश में इतने कम अवधि में 5 लाख युवाओं को कहीं नौकरी नहीं मिली है। यही वजह है कि आज भाजपा वाले सरकार से बाहर। आप 4 दिन को रिजल्ट देख लीजिएगा राखी जी, ये अभी मैंने देखा आपके ही पर कि चलिए आप में से कोई मुझे बताएगा, राजनीतिक विश्लेषक को छोड़ के जो राजनीतिक दल से मेरे साथ जुड़े हैं, चाहे सुरेश गर्ग जी हो, राय सिंह जी हो, दारा सिंह जी हो और संजय सिंह जी हो, चारों सिंह जी जुड़े हैं आज। तो देखिए कोइंसिडेंटली मैंने तो अभी देखा। सर एक छोटा सा अंतिम सवाल मुझे बताइए, बेरोजगारी की, रोजगार देने की गारंटी कोई देगा क्या, ये बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, तेजस्वी रोजगार की गारंटी दे रहा है। हमारे राहुल गांधी जी 30 लाख रोजगार देंगे केंद्र में सरकार बनने के बाद, ये राहुल की गारंटी है, जमीन के बदले राहुल की गारंटी और तेजस्वी यादव की गारंटी। ये तो चारा घोटाले वाले लोग। चलिए ठीक है, मैं बस इतना कहूंगी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की यदि सरकार बनती है तो 4 जून को पता चलेगा। यदि मोदी जी फिर से आते हैं तो प्लीज उन युवाओं के बारे में सोच लीजिए, थोड़ा सा यूपी बिहार को भी देख लीजिए, थोड़ा सा कुछ कर दीजिए। इंडिया गठबंधन आता है तो 30 लाख नौकरी तो देख ही लीजिएगा, जो बोला है उतना ही कर दीजिए, बाकी से तो मुझे उम्मीद है भी नहीं। ठीक है चलिए, क्योंकि समय हो गया, आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा विषय है, बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी, कहेंगे बहुत, बोलेंगे बहुत सारा, लेकिन करना कुछ भी नहीं है। अब देख लेते हैं, अभी गारंटी की बात आई, कह रहे गारंटी है, चलिए देख लेते हैं कितनी पूरी और कौन कर पाता है। ये तो 4 जून को पूरी तस्वीर साफ होगी कि आखिर जनता ने किसको मौका दिया है और फिर इस मुद्दे को लेकर बात आगे कहां तक जाती है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश।